देखिए भाई, नेक्स्ट पीरियड में डीपीएसपी में जो पहले पीरियड में पढ़ाया था पहले उसे रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट। जो डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 में है, पार्ट 4 में है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक। आर्टिकल 36 क्या कहता है? राज्यों को परिभाषित करता है, उन्हें डिफाइन करता है, जो पहले भी हम कर चुके हैं काम, भाग 3 में भी कर चुके हैं। आर्टिकल 37 क्या कहता है? इन्हें वैधानिक अधिकार नहीं है, दे कांट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट। 37। आर्टिकल 38 सामाजिक व्यवस्था, सोशल अरेंजमेंट कह सकते हैं, कि राज्य सरकार जो है निश्चित करेगी कि सामाजिक व्यवस्था है या नहीं है, और नहीं है तो उसे बनाने का प्रयास करेगी। और ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि जो डीपीएसपी है सारी की सारी ये स्टेट गवर्नमेंट को ही एक तरह से गाइडलाइंस है, ताकि इन गाइडलाइंस को फॉलो करके एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। एक ऐसा राज्य जिसमें सभी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से हों और नागरिकों को किसी भी तरह से परेशानी ना हो रही है, ऐसा प्रयास किया जाएगा। ठीक, 38 में आ गए थे शायद। आर्टिकल 39 बताइए। जो 2-4 पॉइंट लिखवाए थे कि जो पॉलिसी बनाएगा राज्य वो इस तरह से बनाएगा, उसमें 4 पॉइंट लिखवाए थे शायद मैंने। पहला पॉइंट आप बता रहे हैं समान अवसर जीविका के लिए, लाइवलीहुड। एक था समान वेतन, है ना, धन का संकेंद्रीकरण ना हो, ये धन कहीं इकट्ठा होकर ना रह जाए, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और आर्थिक शोषण ना हो। वेरी गुड। इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक, 39 हो गया। अब आया आर्टिकल 40 39A, तो उसमें समान न्याय ऐड कर दिया गया है। चलिए, अब आएगा आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया। आर्टिकल 41 एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, शिक्षा पाने के लिए, लोक कल्याण के लिए। अगला आर्टिकल कौन सा है? 42, बोलिए। मैटरनिटी हेल्थ प्रोवाइड करेगा, प्रसूति सहायता देगा राज्य सरकार। चलिए 43 जो कर्मकार हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका उद्योगों में पार्टिसिपेशन है, और जीवन स्तर सुधारना और मजदूरी को आगे बढ़ाना, एक अच्छी मजदूरी प्रोवाइड कराना, ये है। और ये कौन सा 43 है? अब 43 क्या आएगा? ये आएगा। इसमें वो आएगा जो मैं कह रहा था, पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रीज, उद्योगों में उनका भागीदारी होनी चाहिए। ठीक, चलिए 44 सहकारी समिति। चलिए 44 यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, और ब्रैकेट में क्या लिखवाया था? पूर्व बाल्यकाल, अर्ली चाइल्डहुड, तो उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ठीक, और इसमें संशोधन कौन सा था? 86 अमेंडमेंट के द्वारा सन 2002। यहाँ तक बात होगी। चलिए आगे चलते हैं, साथ साथ नोट करते रहना। आर्टिकल कौन सा लिखा जाए? 46 लिखा जाए। आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46। तो आर्टिकल 46 कहता है बच्चों कि भारत में जो दुर्बल वर्ग हैं, दुर्बल वर्ग वही SC, ST एंड OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेज, तो इनके बारे में राज्य सरकार सोचेगी। तो एक लाइन में लिख लीजिए, क्या लिखेंगे 46 में? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा, तो एजुकेशन फॉर SC, ST एंड OBC, इनके लिए एजुकेशन के बारे में सोचा जाएगा, शिक्षा के बारे में सोचा जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट लिख लो, चीजों को समझना है। ये कहता है आर्टिकल 46 कहता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 47
अनुच्छेद 47, इसमें फिर 2-3 शब्द आएंगे। जीवन स्तर को सुधारना, कुछ इस तरह से इसमें लिखिएगा, जीवन स्तर को सुधारना, टू इम्प्रूव लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर को सुधारना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, एंड इम्प्रूव इन पब्लिक हेल्थ सेक्टर, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। तो यहाँ 2 शब्द दे दिए गए हैं कि राज्य सरकार का ये दायित्व है कि इन 2 सेक्टरों में क्या करेगी, सुधार करेगी। जितने भी नागरिक हैं राज्य के अंदर, उनका जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन स्तर है, उन्हें सुधारने का प्रयास करेगी, और जो लोक स्वास्थ्य की भावना है उसे जागृत करेगी, आगे बढ़ाएगी, हेल्थ के बारे में सोचेगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 48, अनुच्छेद 48, आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 जो है काफी इंपोर्टेंट है, कई एग्जाम में आ चुका है। बताइए क्या है? पर्यावरण भी है, पहले बताओ क्या है? कृषि, सही कह रहे हो। कृषि तथा पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री, कृषि तथा पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री। कृषि के बारे में सोचा जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाएगा। और जो पशुपालन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दूध है, जो एक ज़रूरत होती है, वो किसके द्वारा होता है? पशुपालन। और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें प्राथमिकता किसकी है? मिल्क की, दूध की, तो पशुपालन के लिए ही है। और इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए इस आर्टिकल में कहा गया है किसे? राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को। अब 48 में ए आएगा, आर्टिकल 48। अच्छा, सबसे पहले जो ए आया था वो कौन से में आया था? 39 में आया था। फिर मैंने कहा था कि इसमें 4 जोड़ देना, तो 43 आ गया था। अब इसमें 5 जोड़ देने, मतलब याद करने के लिए बताओ। 39 में उन्होंने 4 प्लस करे तो क्या आया? 43। अब 43 में कितने प्लस करना है? 5 प्लस करना है, तो 48 आ जाएगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल लिखिएगा 48A। अड़तालीस के 48A, इसमें वो है जो आप बता रहे थे, क्या बता रहे थे? बताइए जी। पर्यावरण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, एंड वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव। हालांकि पर्यावरण में ही आ जाएगा वाइल्ड लाइफ भी, लेकिन फिर भी अलग से लिखा हुआ है, क्योंकि पर्यावरण मोस्टली वो जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं उनसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है ना, एटमॉस्फेयर जो हो रहा है, एनवायरनमेंट जो हो रहा है। और वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है कि जो जीव हैं उनका बेवजह शिकार ना किया जाए, उन्हें प्रिजर्व किया जाए, उन्हें बचाया जा सके। तो ये बता रखा है 48A में। नेक्स्ट आर्टिकल लिखिएगा, आर्टिकल 49। ये भी काफी इंपोर्टेंट है, बताइएगा किसको याद आ रहा हो? जी, बस एक ही बार डाल दीजिए, राष्ट्रीय स्मारक, नेशनल मॉन्यूमेंट्स, राष्ट्रीय स्मारक, नेशनल मॉन्यूमेंट्स। तो राष्ट्रीय स्मारक की बात समझते हैं आप, जो हमें विरासत में मिले हैं। लाल किला है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है ना, और जितने भी राजस्थान में बड़े बड़े किले हैं राजपूतों के, तो ये सब क्या है? हमारे विरासत स्थल है। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय स्मारक बोलेंगे। तो उन्हें भी क्या करना है? संरक्षण करना है, उन्हें भी बचा के रखना है, टाइम टू टाइम उनकी रिपेयरमेंट होनी चाहिए, राज्य सरकार के गाइडलाइंस है। ठीक, इनके बारे में हमें ध्यान लगाना है, सोचना है। ये हो गया आर्टिकल 49।
उसके बाद है आर्टिकल 50, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आर्टिकल 50 बताओ बच्चों। बिल्कुल सही जवाब है आपका। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में अंतर, डिफरेंस इन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी सिस्टम। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में अंतर, वैसे वहाँ क्या लिखा होता है, पृथक्करण लिखा होता है हिंदी में, मैं साधारण भाषा में बोल रहा हूँ। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में अंतर, सेपरेशन बोलना चाहिए, जिसे मैंने डिफरेंस बोल दिया। बाकी डिफरेंस लिख लो या सेपरेशन लिख लो, थोड़ी सी बस थीम समझनी है। डिफरेंस इन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी सिस्टम। अच्छा, जब हम कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव या जुडिशियरी सिस्टम की बात करते हैं, ये तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के बारे में बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। लेकिन जो डीपीएसपी बनाए गए हैं तो राज्य के लिए बनाए गए हैं, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? भाई इतना तो हम पढ़ चुके हैं कि डीपीएसपी जो है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि राज्यों को गाइडलाइंस दी गई है, लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियरी पावर, तो सेंट्रल की बात नहीं होती। सेंट्रल में तो सर जुडिशियरी भी होती है, ये भी होती है, गवर्नमेंट भी, तो वो वहाँ का होगा। बिल्कुल यही बात, ये बात सिर्फ कहाँ की है, स्टेट की, क्योंकि ये दोनों पावर तो स्टेट गवर्नमेंट में भी होती है और ये दोनों पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होती है। लेकिन डीपीएसपी है इसके लिए राज्यों के लिए, तो राज्यों के लिए गाइडलाइंस दी गई है कि इनमें क्या हो, पृथक्करण हो, सेपरेशन हो, एक के अधिकार दूसरों को हिट ना करें, अपने अपने अधिकार हो, अलग अलग अधिकार हो, ताकि सब काम ठीक ठाक तरीके से चलते हैं। समझ रहे हो? अब एग्जीक्यूटिव में सभी आ जाते हैं, कौन? सीएम, गवर्नर, ये सब कहाँ जाएंगे? कार्यपालिका में आ जाएगा, मैं स्टेट की बात करता हूँ। और जुडिशियरी में क्या आ जाएगा? हाई कोर्ट आ जाएगा, सेशनल कोर्ट आ जाएंगे, रीजनल कोर्ट आ जाएंगे। तो अगर मान लिया सीएम जो है अपने अधिकार का प्रयोग करके और इनके काम में दखलंदाजी करने लगे कि डिसीजन ऐसे नहीं ऐसे होना है, तो फिर क्या लोकतंत्र रह गया, क्या डेमोक्रेसी रहेगी? तो इसमें बताया गया है कि जुडिशियरी अलग हो और एग्जीक्यूटिव पावर अलग हो, ये एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं संवैधानिक दायरे में। ठीक, तो ये है आर्टिकल 50। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आर्टिकल 51, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, 2-3 जो है लास्ट के, कई बार आ चुके हैं एग्जाम में, बताइएगा। प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा नहीं, क्या याद आ रहा है? वेरी गुड। अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस, अंतरराष्ट्रीय शांति लिख लो, इंटरनेशनल पीस। अंतरराष्ट्रीय शांति बताई गई है, तो इसमें राज्य सरकार को कहा गया है कि आपके प्रयास ऐसे होने चाहिए कि केवल देश या राज्यों में ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शांति बनी रहे। ठीक है, ये कहा गया है आर्टिकल 51। अभी हम पढ़ रहे थे डीपीएसपी जो थे, कहाँ से कहाँ तक थे? 36 से 51 तक थे, तो हो गए। लेकिन उसके बाद भी आप देखते हो बुक्स वगैरह में 2 आर्टिकल और लिखे होते हैं, हालांकि वो डीपीएसपी की लिस्ट में तो नहीं आती, जो भी आपको याद आ रहा था, तो वो भी लिखने जरूरी है। क्यों लिखा जाता है उन्हें इनकी साथ? क्योंकि वो भी, उनके भी अधिकार कुछ ऐसे ही हैं जैसे किसके होते हैं, डीपीएसपी। हालांकि डीपीएसपी के जो आर्टिकल है उसके रेंज से वो अलग है, तो वहाँ लिखा जाता है स्पेशली कि इन 2 आर्टिकल को इसलिए लिखा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इनके जो अधिकार है, जो काम करने की प्रवृत्ति है, वो भी डीपीएसपी के समान ही है। ठीक, इसलिए आपको भी यहाँ लिखा जाएगा। हालांकि आर्टिकल खत्म हो चुके हैं डीपीएसपी के, तो अगला आर्टिकल लिखिएगा 350A, 350A, आर्टिकल 350A, 350A। इसमें लिखिएगा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, एजुकेशन इन मदर टंग एट प्राइमरी लेवल।
कि जो शिक्षा दी जाएगी किसी बच्चे को शुरू में, तो उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, प्राइमरी लेवल पे। और ये जरूरी भी आप समझते भी हो, क्योंकि अगर मान लिया कोई बच्चा साउथ इंडिया का है तो वहाँ जो मातृभाषा है वो क्या है, तेलुगु है, तमिल है, तो वहाँ पर ऐसा कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि भाई पूरे देश की भाषा जो है हिंदी है तो वो भी हिंदी ही सीखे। तो प्राइमरी लेवल पर ये अधिकार दिया गया है कि हर एक बच्चा अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अच्छा, ये अधिकार कौन संरक्षित करेगा कौन इसे प्रमोट करेगा इस अधिकार को? राज्य सरकार। जो मैंने अभी बात करी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब भाषाएं किसकी हैं? देश की हैं, राज्य की हैं? तो इनके बारे में राज्य सोचेगा या देश सोचेगा? इसलिए मैंने अभी कहा ना कि आर्टिकल डीपीएसपी में नहीं आता, लेकिन जो इनके काम करने की प्रवृत्ति है वो डीपीएसपी के जैसे है। इसलिए जब ये समाप्त हो जाते हैं तो 2 आर्टिकल इसलिए लिखे जाते हैं। बात समझ में आई है? तो आर्टिकल 350 ये है, और एक है नेक्स्ट 351 आर्टिकल 351। ये भी काफी फेमस है, याद ही होगा आपको। बताइए। हिंदी को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही जवाब है आपका। एनकरेजमेंट टू हिंदी, हिंदी को प्रोत्साहन देना, एनकरेजमेंट टू हिंदी। हिंदी को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू हिंदी। अब यहाँ पे ये जरूरी इसलिए था क्योंकि यहाँ किसे प्रमोट किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा? स्टेट लैंग्वेज। किसके हक में? उस बच्चे के हक में जिसने अभी शिक्षा शुरू की। तो कहीं ना कहीं ये किसको महत्व दिया जा रहा है? स्टेट लेवल। तो अगले आर्टिकल क्या बता रहा है कि जब ये बच्चे प्राइमरी एजुकेशन खत्म कर लें, समाप्त कर लें, तो उनके कोर्स में कहीं ना कहीं हिंदी जरूर है। फिर जब वो और हायर एजुकेशन में आ जाएंगे, फिर वो अपनी चॉइस करेंगे कि उन्हें इंग्लिश सीखनी है, हिंदी सीखनी है या कोई अन्य भाषा सीखनी है। अगर मान लिया कोई ग्रेजुएट हो चुका है तो हो सकता है वो जर्मन सीख रहा हो सकता है वो फ्रेंच सीख रहा हो, चाहे वो देसी भाषा हो या फिर वो विदेशी भाषा हो, क्योंकि अब तो वो क्या हो चुका है, उच्च स्तर पे आ चुका है। लेकिन ये जरूरी है कि जब तक वो प्राइमरी लेवल पे रहेगा तो मातृभाषा में उसे शिक्षा मिलनी चाहिए और उसके बाद उसे हिंदी का टच मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदी जो है पूरे देश की राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, तो ये डीपीएसपी में जितने भी आर्टिकल आने थे ये हमारे आ गए। एक बार इन्हें रिवाइज करते हैं दोबारा, देखो ध्यान से। आर्टिकल 46 क्या कहता है कि एससी, एसटी और ओबीसी इन लोगों के लिए एजुकेशन के बारे में व्यवस्था करेगी कौन? राज्य सरकार। जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं ऐसा लिखा जाता है तो उनके बारे में सोचा जाएगा। आर्टिकल 47 लाइफ स्टाइल एंड पब्लिक हेल्थ, ऐसे लिंक बना लो। 46 आपने याद कर लिया। ठीक, तो जो एक इंसान की जरूरत होती है नॉर्मली, सबसे पहले क्या होती है? एजुकेशन होती है। जब उसे एजुकेशन मिलने लगेगी तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ स्टाइल भी सुधरेगी और कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ भी सुधरेगी। इनका ध्यान तो बाद में आएगा ना, जो वो इस काबिल बन जाएगा कि हेल्थ के बारे में सोच सके, एक जीवन स्तर के बारे में सोच सके कि क्या है और कैसे है, तो इसके बाद इसके नंबर आना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या है? आर्टिकल 48। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर और किसे बताया गया? हस्बेंड्री। हस्बेंड्री को मैंने क्या बताया था? पशुपालन। ठीक, इसके बारे में कहा गया। फिर 48 ए तो आने ही आना है, अब इन दोनों को लिंक कर दो आपस में। एग्रीकल्चर क्या होती है? जानते हो, फसलों का उत्पादन, फसलों का प्रोडक्शन, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक, तो उससे कहीं ना कहीं क्या होगा? एनवायरमेंट या डिस्टर्ब होगा या प्रमोट होगा। दोनों ही पहलू होते हैं। जैसा आपने साइंस में पढ़ रखा है या जानते हो कि जब गेहूं की फसल पक जाती है तो उस खेत में कौन सी गैस मिलती है? मीथेन मिलती है, CH4। ठीक, चावल के खेत जो होते हैं या गेहूं के जो खेत होते हैं, जब पक जाती है तो वहाँ मीथेन गैस पाई जाती है, CH4। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब मीथेन गैस जो है पर्यावरण के लिए अच्छी मानी जाएगी या बुरी? नेगेटिव मानी जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगी मीथेन गैस, ये नहीं कह रहा। इससे ज्यादा तो बहुत इंडस्ट्री हैं जो आग उगल रहे हैं दिन रात। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको मैं ऐसे लिंक कर सकता हूँ याद करने के लिए कि जैसे एग्रीकल्चर आएगा तो मेरे दिमाग में आएगा कि अगला वर्ड क्या आना है?
एनवायरनमेंट आना, तो मुझे थोड़ा सा याद करने में हेल्प मिलेगी। 48 होगी। उसके बाद है 49। यहाँ से शुरू करो। एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री की बात हम करते हैं, बात तो हम राज्य स्तर पे कर रहे हैं क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डीपीएस की। लेकिन अगर मैं थोड़ा ब्रॉड सोचता हूँ तो एग्रीकल्चर किसी स्टेट का तो होता नहीं। एग्रीकल्चर क्या होता है, देश का होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र। हर साल हमारे यहाँ जीडीपी देखी जाती है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में जीडीपी कितनी कम हुई है और कितनी ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ से शुरुआत करी थी तो एक ब्रॉड टर्म आई क्या, एग्रीकल्चर, और जब ये खत्म हो गया दोनों पॉइंट तो फिर ब्रॉड टर्म आएगी एक, राष्ट्रीय स्मारक। समझ रहे? अब राष्ट्रीय स्मारक वो भी तो किसी राज्य में ही होगा। हमारे मैं ताजमहल की बात कर रहा हूँ तो ताजमहल भी तो उत्तर प्रदेश में ही है। लेकिन जब मैं डीपीएसपी के बारे में बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश सरकार को गाइडलाइंस दी गई है कि भाई इसे प्रिजर्व रखें, इसे बचा के रखें, इसकी सुरक्षा रखें, इसका ध्यान रखें। लेकिन जब मैं राष्ट्र जोड़ देता हूँ तो कहीं ना कहीं देश का विरासत स्थल ही बन जाता है। दिस इज द हेरिटेज प्लेस ऑफ इंडिया। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये कौन सी टर्म होगी, ब्रॉड टर्म होगी, बड़ी टर्म आ गई, राष्ट्रीय स्मारक आ गई। उसके बाद 50। अब इनकी देखभाल करेगा कौन, एग्जीक्यूटिव पावर। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? जो ऑर्डर पास आउट करेगा कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव पावर करेंगे। राज्यपाल डिसाइड करेंगे, मुख्यमंत्री करेंगे, उप मुख्यमंत्री करेंगे या कैबिनेट मिनिस्टर करेंगे, कोई तो करेंगे। तो वही सब कहाँ है, एग्जीक्यूटिव में। इसलिए इससे लिंक किसका कर दिया गया है, आर्टिकल 50 का कर दिया गया है, आर्टिकल 51। अब यहाँ एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल में मामला आ गया। तो ये बात मैं फिर समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको, बात इसकी हो रही है स्टेट की। लेकिन अगर मैं देश में पहुंच जाऊं तो ये एक देश की ताकत बन जाते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया की जो पहचान है, जैसे हम जानते हैं इंडिया में कितने में है पिलर, 4। हिंदी में कहते हैं कि हिंदुस्तान में 4 स्तंभ हैं। देयर आर 4 पिलर्स इन इंडिया। नंबर 1 एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। नंबर 2 जुडिशियरी, न्यायपालिका। नंबर 3 बोलो विधायिका, लेजिस्लेटिव पावर। जो राज्यों में विधान मंडल नहीं होते, विधानसभा और विधान परिषद, तो उसे क्या बोलते हैं, विधायिका, लेजिस्लेटिव पावर। वो तीसरा स्तंभ माना जाता है। और चौथा प्रेस, मीडिया। ठीक है, तो इन चारों को क्या कहते हैं, 4 स्तंभ कहते हैं, जो हमारे देश की एक पहचान है, जिनके बिना हमारा देश का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो मैं यहाँ क्यों बात कर रहा हूँ ये, तो मैंने इससे क्या लिंक बनाया कि भाई हम टॉप लेवल पे बात कर रहे हैं। अब जब ये देश की बात होगी तो अपन क्या आएगा, इंटरनेशनल, देश से आगे बढ़ते हुए। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको याद रखने में आसानी हो, इसलिए सब चीज बता रहा हूँ। क्या आ गया, इंटरनेशनल। अब देखो हमने कहाँ से पढ़ा था, 46 से पढ़ा। तो 46 में किसकी बात होगी, बिल्कुल दुर्बल वर्ग की, SC, ST, OBC, एजुकेशन की। अब बताओ 47 लाइफ स्टाइल और कैसे जोड़ा, एजुकेशन गिर गई, तब लाइफ स्टाइल सुधरेगी, पब्लिक हेल्थ सुधरेगी। अब इस सोच को यहीं समाप्त कर देना। अब अगला आर्टिकल कौन सा आया, 48। बताओ जी, एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री। और जैसे एग्रीकल्चर दिमाग में आएगा तो क्या आएगा आगे, पर्यावरण, एनवायरनमेंट, 48A। और तुरंत ये टॉपिक यहीं खत्म कर दो। अब फिर ब्रॉड टर्म आएगी, कौन सी, राष्ट्रीय स्मारक। अब राष्ट्रीय स्मारक को मेंटेन कौन करेगा, कार्यपालिका। वहां से याद आ जाएगा एकदम, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसके बाद ये मुझे क्या याद दिलाते हैं, टॉप लेवल। तो उससे आगे बढ़ते हुए इंटरनेशनल मैटर, इंटरनेशनल पीस। तो क्या आ जाएगा, आर्टिकल 51 में आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय शांति। ठीक, और 2 आर्टिकल आपको बताए गए हैं 350A में कि मातृभाषा में ही शिक्षा जरूरी है प्राइमरी लेवल पर, और 351 में एनकरेजमेंट टू इंग्लिश। याद हो गए होंगे अच्छी तरह से, फिर भी घर पे जाके मेहनत करना। अब इसी में हेडिंग डालिए, कौन डालिए, ये चल रहा है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर, डिफरेंस इन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएस के।
तो इन दोनों शब्दों में जो हमने पढ़े हैं इनमें क्या करना है, अंतर। बाकी अलग कुछ नहीं है, जो हमने पढ़ा है उसी का एक तरह से रिवाइज है, कुछ अलग नहीं है। बाकी पॉइंट लिखा था तो इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो भाग 3 में थे, और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक था, 12 से 35। तो एक अंतर ये हो गया कि ये भाग 3 में है, पार्ट 3 में है, और ये पार्ट 4 में है। एक अंतर ये हो गया, यही अंतर हमें रिकॉल करना है सर, और क्या करना है। दूसरा अंतर आर्टिकल होगी, ये आर्टिकल कहाँ से थे, 12 से 35 तक, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक हो गई। दूसरा डिफरेंस ये होगी। तीसरा है कहाँ से लिए गए हैं, वो देखो, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं तो मौलिक अधिकार। और ये अभी बात कर ही रहे थे, आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए जी, बहुत अच्छी बात। ये तो बेसिक से डिफरेंस हो गए, सीधे सीधे जो हमें याद रहते हैं। अब 2-3 थोड़ा सा सोचने वाले डिफरेंस होते हैं। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि मौलिक अधिकार किसके लिए होते हैं, नागरिकों के लिए होते हैं। यहाँ लिख लीजिए, सिटीजन्स, नागरिकों के लिए होते हैं। तो और ये किसके लिए होते हैं, डीपीएसपी, राज्यों के लिए, राज्य सरकार के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट को गाइडलाइंस है, और ये व्यक्ति के अधिकार बने रहे, नागरिक के अधिकार बने रहे, इसलिए। अब यहाँ से थोड़ी सी बात दृढ़ होती चली जाएगी, और ध्यान से सुनना और समझना। इनमें से कौन सा राज्य सरकार के महत्व को घटाएगा, इंपोर्टेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डिमिनिश हो जाएगा, इनमें से किसी एक से, मौलिक अधिकारों से होना भी चाहिए, क्योंकि ये किसके लिए है, नागरिकों के लिए। तो यहाँ नागरिकों के बारे में सोचा जाएगा, नागरिक अपने बारे में सोचेगा, तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का महत्व कम हो जाएगा। इंपोर्टेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का महत्व माइनस लिख दिया मैंने, यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ राज्य सरकार का महत्व ज्यादा ही है, क्योंकि तो गाइडलाइंस किसके लिए है, राज्य सरकार के लिए है। यहाँ तो किसी नागरिक की बात ही नहीं हो रही। चलिए जी, उसके बाद नंबर 6 में वो बात करते हैं जो हमने बात करी थी वैधानिक शक्ति की, है ना। तो हम पढ़ के आए कि डीपीएसपी के वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, तो मतलब इनके लिए तो कोर्ट जाया नहीं जा सकता, और इनके लिए कोर्ट जाया जा सकता है, वो लिखेगा। जो मौलिक अधिकार है तो इन्हें तो वैधानिक शक्ति प्राप्त है, वैधानिक शक्ति प्राप्त है, राइट, और इन्हें नहीं है। ये बार बार हम कह चुके हैं कि इनके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, इनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार के लिए कोर्ट जाया जा सकता है, नहीं जाया जा सकता है, इसे बोला जा रहा है वैधानिक अधिकार, लीगल राइट बोल सकते हैं इसे इंग्लिश में, और इसे ये अधिकार प्राप्त नहीं है। ये अंतर हो सकता है। नंबर 7 और डिफरेंस क्या हो सकता है, अगर हम भलाई की बात करें, एक शब्द हो गया भलाई, और मैं बात सब चीजें यही है, बार बार रिपीट की जाती है। अगर मैं पूछूं आपसे कि इनमें से कौन सा समाज की भलाई के लिए है, तो क्या कहोगे, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, कौन सा, डीपीएसपी होना चाहिए। जितने भी राज्य सरकारों को गाइडलाइंस दी गई है, किसके लिए दी गई है, समाज के लिए तो दी गई है, सोसाइटी के लिए तो दी गई है, तो ये समाज की भलाई के लिए है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए, और ये व्यक्ति की भलाई के लिए, वेलफेयर ऑफ सिटीजन। ये डिफरेंस आ गया। और क्या हो सकता है, ये हो गया। एक मैं कल पूछा था आपसे पहले पीरियड में, जो मैंने बताया था डेमोक्रेसी बताई थी, 3 तरह की डेमोक्रेसी बताई थी कल, कौन कौन सी बताई थी,
राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक और सामाजिक। तो मैंने कहा था कि भाई एक तो होती है सोशल डेमोक्रेसी यानी कि सामाजिक, एक होती है आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल, और एक होती है राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल। क्या बताया था? सामाजिक और आर्थिक तो राज्य सामाजिक और आर्थिक तो जीपीएससी के लिए आएंगे, और पॉलिटिकल जो है वो मौलिक अधिकार के लिए आएगा। ये डिफरेंस हो सकता है। ये जो मेरा कॉलम चल रहा है किसके चल रहा है? मौलिक अधिकार के लिए। यहाँ पे लिख देते हैं पॉलिटिकल। राजनीतिक, और यहाँ है इकोनॉमिकल, आर्थिक और क्या सोशल, सामाजिक। ये डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद ये डिफरेंस आ सकता है कि नागरिकों को प्राप्त कैसे होंगे। मान लो कोई भारत का नागरिक है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो किसी बच्चे का जन्म हुआ और जन्म से वो भारत का नागरिक बन गया, तो अगर मैं मौलिक अधिकारों की बात करता हूँ, फंडामेंटल राइट्स की बात करता हूँ, तो जैसा आप जानते हैं अपने आप ही मिल जाएंगे। जैसे उसका जन्म हुआ वो संविधान के अनुसार भारत का नागरिक बन गया, तो इसके लिए उसे कहीं ना अप्लाई करना है ना कुछ करना है, वो स्वतः ही उसे प्राप्त हो जाएंगे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मौलिक अधिकारों। तो ये तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे, इटसेल्फ अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे, ठीक। और वही ये प्राप्त होंगे या होंगे ही नहीं। अगर नहीं होंगे तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा, और अगर होंगे तो कैसे होंगे किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को प्राप्त जो भारत का नागरिक है। क्या कहना चाहोगे? नामांकन का कहीं शब्द आया डीपीएससी में? ठीक? वो तो नागरिकता में है। राज्य सरकार देगी। हाँ जी, बस राज्य सरकार लागू करे तो प्राप्त होंगे, वरना प्राप्त नहीं। क्योंकि ये चीज तो राज्य सरकार के लिए, अगर राज्य सरकार चाहे तो फिर वो मिल सकते हैं नागरिकों को, अन्यथा नहीं मिल पाता। यहाँ लिख देते हैं राज्य सरकार के द्वारा। बाई स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के हो गया। 2-3 लाइन हो रहेगी इस पॉइंट में। हमने जब आर्टिकल लिखे थे तो उसमें हमने देखा 39A आया था, तो मैंने कहा था कि ये भी मैं पता होना चाहिए कि ये कब जोड़ा गया था, और बाद में लिखवाऊंगा, वो 2 लाइन और लिख लो। ये पॉइंट खत्म हो गया। इसके बाद में ऐसे ही एरो सा बना के लिखिएगा एक लाइन में। अनुच्छेद 39A, आर्टिकल 39A कोमा आर्टिकल 43A एंड B। आर्टिकल 39A एंड आर्टिकल 43A एंड B ये जोड़े गए थे 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में बाई 42nd अमेंडमेंट। 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में, इन 1976। और तो शायद लिखवाया नहीं, मैंने लिखवाया जो मतलब ए और बी में था कोई 48 सर 45 में भी संशोधन तो हुआ था 86 वालों में ये तो लिखवा दिया। तो 39 हो गया, एक हो गया 43, एक 48 रह रहा है ना, हाँ तो 48 भी यहीं लिखोगे, ये भी यहीं, इसीलिए इसमें तो जितने भी हैं ये 1976 में ऐड हुए हैं, यानी कि संशोधित हुए हैं। और कौन सा संशोधन था? 42। ये 2 संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद भी होंगे, तो 42 और एक 44। ये जनरली पूछते रहते हैं
तो जो 44वां अमेंडमेंट था वो कौन से सन में हुआ था? 2 साल आगे, 1978 में, है ना। और 42 हुआ 1976। ये अक्सर रिपीट होते ही रहते हैं क्योंकि बहुत बड़े क्लोज हैं, तो कहीं ना कहीं अमेंडमेंट आते रहते हैं, यहाँ भी आ गए। ठीक, ये टॉपिक बच्चों पूरा हो गया। कौन सा? डीपीएसपी। अगर समय है तो अभी से मिटो के सारे का रिवाइज करवाता हूँ और आपको बताना समय है। देखिए मैं मिटो दूँ, एक बार अच्छे से फिर रिवाइज कर लो और ये सारा भी तैयार हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोबारा से। तो डीपीएसपी जो है कौन से पार्ट में बताया था? 4 पार्ट में बताया था। कौन से देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है। मैं एक एक से पूछ रहा हूँ, एक एक से पूछूं? आर्टिकल 36 में बताओ। राज्य को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है ना। फिर 37 में बताओ। वैधानिक अधिकार नहीं है, उनके लिए कोर्ट में जाया नहीं सकता। चलिए 37 हो गया। उसके बाद बताइए 38 सामाजिक व्यवस्था, सोशल अरेंजमेंट को मेंटेन किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अभी दूसरी बार रिवाइज हो रहा है, तो सबको याद होना चाहिए। अब क्या है? 39 महिलाओं के लिए समान जीविका के अवसर मिलने चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए, धन का सकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए। फिर 39A आएगा, समान न्याय, इक्वल जस्टिस प्रोवाइड किया जाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अभी जो 39A आया, ये कब जोड़ा गया? जितना पूछो उतना ही जवाब देना। कौन से सन में? कब का मतलब? 42 संशोधन के द्वारा 1976। कौन से संशोधन के द्वारा? 42 के। उसका बताइए आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत। आर्टिकल 41 काम पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, चलिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 41 हो गया। अब क्या है? आर्टिकल 42 बताइए। प्रसूति सहायता, मैटरनिटी हेल्प। चलिए आर्टिकल 43 वेजेस एंड लाइफ स्टाइल, है ना, जीवन स्तर। 43 आ गया तो 43A आएगा, उद्योगों में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रीज। अब 43B आएगा, सहकारी समिति, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोल देते हैं। 43B हो गया। अब आएगा 44 UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदी में क्या बोलेंगे? समान नागरिक संहिता। उसके बाद आया है आर्टिकल 45 6 वर्ष के बच्चे पूर्व बाल्यकाल, उन्हें शिक्षा के बारे में सोचा जाएगा। और संशोधन कौन सा था? 86 अमेंडमेंट था 2002 में। कौन सा आर्टिकल हो गए? 45। और फिर आज जो हमने पढ़ा था 46 से पढ़ा। बताइए 46 में क्या है? SC ST OBC के लिए बारे में सोचेगा, एजुकेशन के लिए। अब एजुकेशन तो मिल गई। अब 47 में क्या होगा? लाइफ स्टाइल और पब्लिक हेल्थ। चलिए जी 47 हो गए। अब आएगा 48 कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री बोलेंगे। 48 क्या आएगा? 48A पर्यावरण संरक्षण, एनवायरनमेंट के बारे में सोचा जाएगा। चलिए अब क्या आएगा? 49 राष्ट्रीय स्मारक, नेशनल मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जाएगा। ये कौन सा था? 49।
अब बताइए 50 कार्यपालिका कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथककरण सेपरेशन कौन सा हुआ 51 अब है 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति इंटरनेशनल पीस। अब 50 के बाद आर्टिकल 350A प्राइमरी लेवल पर मदर टंग में एजुकेशन होनी चाहिए और आर्टिकल 351 हिंदी को बढ़ावा देना, ठीक, एनकरेजमेंट टू, ठीक हो गया होगा। इस पीरियड में क्या देते हैं।